पिताजी, शाम को आते समय लाल फल लेकर आइएगा ना। बिटिया, जब मुझे कारखाने से पैसे मिलेंगे ना, तब मैं लेकर आऊंगा लाल फल। अच्छा, मैं कारखाने जा रहा हूँ। गरीब कुलदीप मदनपुर गांव में अपने छोटे से झोपड़ी घर में अपनी पत्नी मीनाक्षी और बेटी सपना के साथ बड़ी गरीबी अवस्था में अपना जीवन बिता रहा था। कुलदीप सड़क से पैदल जा रहा था। इतने में उसे बचपन का दोस्त राकेश मिलता है। अरे राकेश भाई, आप? अरे कुलदीप मेरे भाई। कहाँ हो राकेश भाई आप? कितने सालों बाद मिल रहे हो आप। कुलदीप, मैं तेरे ही घर का पता ढूंढ रहा था। कहाँ रहता है तू? मैं इसी गांव में रहता हूँ। और बता, क्या हाल है घर में सबके? शहर जाकर तो काफी बदल गए आप राकेश भाई। अरे क्या बताऊं, अपने कारोबार में ऐसा उलझा हुआ हूं कि कहीं जाने का समय ही नहीं मिल पाता। अच्छा वो सब छोड़, मेरे बड़े बेटे रोहन की शादी है, बस उसी का तुझे न्योता देने आया हूं मैं यहाँ। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। तभी कुलदीप राकेश को अपने छोटे से घर में लेकर आता है। कुलदीप के घर के हालात देखकर राकेश काफी उदास हो जाता है। कुलदीप, तेरी परिस्थिति तो काफी खराब हो चुकी है भाई। क्या बताऊं राकेश भाई, गरीबी है कि जीना ही नहीं दे रही। सपना तो कितनी सुंदर है, अगर सपना की शादी मेरे छोटे बेटे अजय से हो गई तो। कुलदीप, क्यों ना हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। मेरा छोटा बेटा अजय शहर की एक कंपनी में नौकरी करता है। अब तू तो मेरे बारे में सब जानता ही है, तो क्यों ना हम अपने बच्चों की आपस में शादी करवा दें। मेरे बड़े बेटे के साथ मेरे छोटे बेटे की शादी भी तेरी बेटी सपना से हो जाएगी। ये सुनकर कुलदीप मीनाक्षी काफी खुश हो जाते हैं। राकेश भाई, आप इतने अमीर होकर मुझ जैसे गरीब की बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। कुलदीप, अमीर गरीब की क्या बात है भाई, तू मेरा बचपन का दोस्त है। फिर क्या था, कुलदीप राकेश अपने बच्चों का रिश्ता आपस में ही तय कर देते हैं। तभी राकेश शहर में अपने बड़े से घर में आता है, जहां उसकी पत्नी कविता, दो बेटे रोहन, अजय और बेटी रिया थी। तभी राकेश सबको अजय और सपना की शादी की बात बताता है। आप गांव में रहने वाली एक गरीब लड़की को अपने घर की बहू बनाना चाहते हो? पिताजी, मुझे नहीं करनी है उस गरीब सपना से शादी। अजय, तुम्हारी शादी सपना से ही होगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। यह सुनकर सब खामोश हो जाते हैं। राकेश के दोनों बेटे रोहन, अजय एक कंपनी में नौकरी करते हैं। तभी आनन फानन में कुछ ही दिनों बाद रोहन की शादी में अजय की भी शादी सपना से हो जाती है। रोहन की शादी उसी शहर में रहने वाली एक अमीर लड़की जानवी से होती है। शादी के बाद दोनों बहुएं अपने ससुराल में चली आती हैं। अजय जी का घर तो कितना बड़ा है। तभी अजय कमरे में आता है। दो कौड़ी की गरीब, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे आलीशान बेड पर बैठने की? उठ वहां से। सपना घबराकर बेड से उठकर खड़ी हो जाती है। एक बात कान खोलकर सुन ले सपना, मैं इस शादी को नहीं मानता। यह शादी केवल मैंने पिताजी के कहने पर की है, इसीलिए मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। तो इस कमरे में यहाँ नीचे फर्श पर सोएगी, समझी? अजय जी, मेरे साथ ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हैं? अगले दिन सवेरे सब बाहर थे। तभी सब जानवी से खूब बातें करते हैं और सपना अकेली मायूस खड़ी रही। थोड़े समय बाद, सुन, मैं और रिया कॉफी पीते हैं और तेरे ससुर जी रोहन, अजय चाय पीते हैं। जानवी बहू, तू चाय पीती है या कॉफी? माँ जी, मैं कॉफी पीती हूँ। सुन सपना, जानवी बहू के लिए कॉफी बनाना और सबके लिए नाश्ता भी बनाना। सपना रसोई में आती है और चाय, कॉफी और नाश्ता बनाने लगती है। थोड़े समय बाद अजय, रोहन अपने काम पर चले जाते हैं। माँ जी, मैं पार्लर जा रही हूँ। हाँ मेरी बच्ची, जा। जानवी बाहर चली जाती है। सपना, क्या मुंह देख रही है? चल पूरे घर की अच्छे से सफाई कर और बाद में सबके कपड़े धोकर रसोई के बर्तन भी धो लेना और फिर दोपहर के खाने की व्यवस्था कर देना। और सुन, इस घर में सब अलग अलग पकवान खाते हैं। रसोई में एक पर्ची लगी है जहाँ सबके नाम लिखे हैं और वो कौन सा खाना दिन में खाते हैं, रात में खाते हैं, ये सब लिखा है। तो पर्ची पर पढ़ पढ़कर सबका पसंदीदा खाना बना देना। तभी कविता, राकेश, रिया अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। बाप रे, ये घर है या होटल? इतना खाना बना बना कर तो मेरी हालत ही खराब हो जाएगी। पर माँ जी, जेठानी जी को कोई काम क्यों नहीं बोल रही हैं और न ही जेठानी जी कोई काम कर रही हैं। तभी सपना अकेली उस बड़े से घर की सफाई करने लगती है। करीब 2 घंटे तक सफाई करते करते सपना की हालत खराब हो जाती है। तभी वो कपड़े, बर्तन सब धोना, ये सब बाकी काम करके थकी हारी सोफे पर आकर बैठ जाती है।
बाप रे, कितना काम रहता है इस घर में। काम कर करके तो हालत खराब हो गई है मेरी। थोड़े समय बाद सपना रसोई में आकर सबके लिए अलग अलग किस्म के पकवान बनाती है। इसी तरह सपना रात के 12 बजे तक घर के काम में लगी रही। घर के काम में न जानवी उसका हाथ बटाती और न कोई और। बहरहाल इसी तरह कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन अचानक सपना एक खतरनाक बीमारी का शिकार बन जाती है। उसके हाथ बीमारी की वजह से आम इंसानों के मुकाबले काफी लंबे और बड़े हो जाते हैं। ये देखकर सब दंग रह जाते हैं। माँ, सपना को ये कैसी भयानक बीमारी लग गई है। इसके हाथ तो बस इतने लंबे होते जा रहे हैं। इसे निकालिए मेरे कमरे से बाहर, कहीं इसके ये बीमारी मुझे न लग जाए। पता नहीं कैसी कैसी गंदगी में रह रहकर कैसी कैसी बीमारियों को मोल लेते हैं ये गरीब। ए सपना, चल जा और आज से तू घर के स्टोर रूम में रहेगी। सपना स्टोर रूम आकर बैठ जाती है। उसके लंबे हाथ काम करना बंद हो चुके थे। उसके लंबे हाथों की वजह से न उससे बैठा जा रहा था न सोया जा रहा था। ये क्या हो गया मेरे हाथों को? ये इतने लंबे कैसे हो गए? मेरे हाथ तो उठ भी नहीं रहे। अगले दिन सवेरे सपना बाहर आती है। सपना, चल जाकर सबके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था कर दे। जिठानी जी, मेरे हाथ तो उठ भी नहीं रहे, मैं कैसे काम कर पाऊंगी अब? वो तेरी समस्या है। अगर तू यहाँ काम नहीं करेगी तो हम तुझे इस घर से निकाल देंगे। सपना अपने लंबे हाथ लिए रसोई में आती है। अब कैसे बनाऊंगी मैं खाना? सपना अपने हाथ उठाने की बहुत कोशिश करती है पर उसके हाथ उठते ही नहीं। तभी रसोई की खिड़की पर एक बुजुर्ग बाबा आते हैं। बिटिया, कुछ खाने को है तो दे दे। 2 दिन से मैं यहाँ से वहाँ भूखा घूम रहा हूँ। भगवान जी तेरा भला करेंगे बिटिया। हाँ बाबा, रुकिए, मैं अभी देती हूँ आपको खाना। सपना खाने के बर्तन के पास आती है और अपने हाथ उठाने की बहुत कोशिश करती है पर उसके हाथ उठते ही नहीं है। अरे, इस बच्ची के हाथ इतने लंबे कैसे? तभी सपना अपने मुंह से खाने का बर्तन पकड़कर खिड़की पर लाती है और बाबा को दे देती है। बिटिया, तेरे हाथ इतने लंबे कैसे और तेरे हाथ उठ क्यों नहीं रहे? तभी सपना रोते रोते बाबा को सारी बात बताती है। अब मैं क्या करूं बाबा? इन हाथों की वजह से मुझसे कोई काम ही नहीं हो रहा। तभी बाबा अपने हाथ में सफेद मिट्टी लेते हैं और उस पर फूंक मारकर सपना की रसोई में और सपना के हाथों पर मिट्टी फेंक देते हैं। बिटिया, तूने मुझ भूखे को खाना खिलाने के लिए इतना संघर्ष किया है। अब तेरी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। ये तेरी अब रसोई और तेरे दोनों हाथ जादुई हाथ बन चुके हैं। बाबा वहां से चले जाते हैं। मेरे हाथ रसोई जादुई बन गए। मुझे सबसे पहले पालक की सब्जी बनानी होगी। इतना कहना था कि तभी पालक की सब्जी बनाने का सारा सामान अपने आप हवा में उड़कर गैस के पास आता है और गैस पर अपने आप कढ़ाई रख जाती है। पालक की सब्जी, मसाला, मिर्च, नमक सब अपने आप ही कढ़ाई में डाले जाते हैं और तभी कढ़ाई में पालक की सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। ये चमत्कार देखकर सपना के होश उड़ जाते हैं। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। मैंने कहा और सब्जी अपने आप ही बन गई। अब मुझे भिंडी की सब्जी बनानी है। तभी अपने आप भिंडी की सब्जी भी बन जाती है। वाह, ये रसोई तो सच में जादुई रसोई बन गई। तभी सपना चाय, कॉफी, नाश्ता बनाने की बात कहती है तो वो भी अपने आप ही बन जाता है। तभी सपना अपने जादुई लंबे हाथ से वो सब लेकर बाहर आती है। उसके बाद सपना घर के काम भी अपने जादुई लंबे हाथों से चुटकियों में ही करने लगी और जो काम सपना सारा दिन करती थी उन कामों को सपना मिनटों में ही पूरा करने लगी। जानवी बहू, इस सपना के हाथ तो बेजान हो चुके थे, फिर ये सारे काम इतनी जल्दी जल्दी कैसे कर रही है? पता नहीं माँ जी। सब सपना की काम की स्पीड देखकर परेशान हो जाते हैं पर किसी को सपना की जादुई रसोई का राज और उसके जादुई हाथों का राज पता ही नहीं चलता। जिसके बाद सपना हर काम बड़ी आसानी से करके मजे से अपना जीवन बिताने लगी और अब उसे अपने जीवन में आराम ही आराम मिलने लगा।